हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर विद्या क्लासरूम। तो जैसा कि हमारी तेजस 60 डे फ्री क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, उसमें हमारा सेकंड सब्जेक्ट है रसशास्त्र। और रसशास्त्र के ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। आज हमारा है लेक्चर 7, दैट इज डे 7 ऑफ रसशास्त्र, जिसमें फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक दैट इज जीएमपी, फिर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एफएसएसएआई और हमारा एफडीए, ये चारों टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं। आज के लेक्चर के साथ ही हमारा पेपर 1 का सारा सिलेबस खत्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक व्हिच इज जीएमपी। जीएमपी की फुल फॉर्म होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो जनरली ये कंफ्यूजन रहती है कि सबको ऐसा लगता है कि जीएमपी की फुल फॉर्म होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या गुड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, लेकिन जीएमपी की फुल फॉर्म क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये चीज हमें याद रखनी है, शेड्यूल टी में इसका मेंशन करा गया है। तो जीएमपी आर प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टू इंश्योर। अब पहले आते हैं क्या क्या जीएमपी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उसके रोल्स होते हैं, वो क्यों जरूरी है, क्या वो काम करता है, वो सारी चीजें। पहला है रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑथेंटिक, of prescribed quality and are free from any contamination. Second is the manufacturing process is as has been prescribed to maintain the standards. Third is adequate quality control measures are adopted. Fourth is manufactured drugs which is released for sale is of acceptable quality. Fifth is to achieve the objectives tested above. Each licensee shall evolve methodology and procedures for following the prescribed process of manufacture of drugs. तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं? पहला इन्होंने रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया। आप कोई भी दवाई बनाते हो, है ना, हम ये सारा किसके लिए पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन, जो भी हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उसके लिए। तो जीएमपी क्या क्या इंश्योर करता है? पहला तो आप दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लेके आओगे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। 3 चीज़ें, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए कि जो आपको चीज़ चाहिए वो है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दालचीनी चाहिए किसी दवाई में और आप कोई लकड़ी ले आए, तो पहली बात तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए कि जो आपको चाहिए वो वही है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। दूसरा, वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुरानी है या कोई वो सारी चीज़ें। उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पोटेंट क्वालिटी की होनी चाहिए। थर्ड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, उसमें डस्ट या कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर रॉ मटेरियल्स आपका हो गया कि रॉ मटेरियल्स जो आप जिससे आप दवाई बनाओगे वो आपके अच्छे हैं। उसके बाद आप जिस तरीके से दवाई बनाओगे, आपका मैन्युफैक्चर का प्रोसेस क्या होगा, वो एज पर द स्टैंडर्ड्स जो बुक्स में मेंशन है या जहाँ पे भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर है कि हर प्रोसेस पे जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो उसके मेजर्स अडॉप्ट करो आप। मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स विच इज रिलीज्ड फॉर सेल, और उसके बाद जो आपकी दवाई जाएगी मार्केट में वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी की हो। ये नहीं कि कोई भी ऐसी क्वालिटी की आप दे दो, नहीं, वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी की हो कि कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर पाए। उसके बाद है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हर एक लाइसेंस को अपना इंडिविजुअल मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी चाहिए। तो ये हमें पता चल गया कि जीएमपी क्यों बताया गया है, ताकि हमारे रॉ मटेरियल्स से लेके हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमारा अच्छा हो। उसके बाद आता है अंडर आईएमसीसी एक्ट 1970, registered Vaidyas, Siddhas and Hakims who prepare medicines on their own to dispense to their patients and not selling such drugs in market are exempted from the purview of GMP। अब यहाँ पे ये क्या बात बोल रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने जीएमपी के बारे में बताया। अब वो बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे रजिस्टर्ड वैद्यास हैं, हकीम्स हैं या हमारे सिद्धास हैं, वो क्या है, अगर अपनी दवाई खुद प्रिपेयर करके अपने ही पेशेंट को खिला रहे हैं तो उनके लिए जीएमपी की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंसिडर नहीं करे जाते। क्यों नहीं करे जाते हैं? क्योंकि जीएमपी मतलब जैसे अगर आपकी दवाई बनाने की फैक्ट्री है तो आपको हर एक स्टेप पे इतना सारे कंट्रोल मेजर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे, अब ज़रूरी नहीं कि आप रॉ मटेरियल्स अच्छे ले आए तो फिर जो स्टाफ है उन्होंने काम अच्छा किया हो, तो बहुत चीज़ें होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ताकि आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए, इसलिए वो अलग अलग स्टेप्स पे प्रोसीजर्स जो है वो अलग अलग बताए गए हैं। लेकिन अगर आप खुद की दवाई बना के खुद के ही पेशेंट को खिला रहे हो तो उसमें अगर पेशेंट को कुछ होता है तो यू आर कम्प्लीटली लायबल फॉर इट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको एग्जाम्प्ट किया गया, मतलब जो भी रजिस्टर्ड वैद्यास, हकीम्स या सिद्धास हैं जो अपनी दवाई बना के खुद सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को खिला रहा है और पूरी मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से एग्जेम्प्टेड है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जीएमपी से कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, मतलब एक्सेप्शंस क्या है जीएमपी। उसके बाद आता है पार्ट 1। जैसा हमने देखा था, तो जीएमपी शेड्यूल टी में मेंशन है और उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी सबसे पहले आता है हमारा पार्ट 1।
पार्ट 1 में पहले आएगी फैक्ट्री प्रीमाइसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रॉ मटेरियल्स, रिसीविंग एंड स्टोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स, ऑफिस फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड रिजेक्टेड गुड्स और ड्रग स्टोर। अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है दवाई बनाने की, तो उसमें सबसे पहला क्या चाहिए, उसमें एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे पहले इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ में बताया उन्होंने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बारे में कि आपके पास अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि आप रॉ मटेरियल स्टोर कर पाओ, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जितने भी वहाँ पे फैक्ट्री, जितने भी वहाँ पे मशीनरी लगनी है, जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे, उनके लिए आपके पास एडिकेट स्पेस होना चाहिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन जो है वो अच्छे से होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, रिजेक्टेड जो ड्रग्स आपके रिजेक्टेड है या जो रॉ मटेरियल्स आपके रिजेक्टेड है, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं थी या जो वापस करनी है, तो उनके लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती है फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कितनी स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल रिक्वायरमेंट्स की। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है लोकेशन एंड सराउंडिंग। यहाँ पे ये 1.1 आएगा। यस, सबसे पहले आता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम फर्स्ट 1.1 बात कर रहे हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स की। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में ए पॉइंट क्या है? सबसे पहला है लोकेशन, कि आपकी फैक्ट्री वैसी लोकेशन पे होनी चाहिए जो जहाँ पे ये नहीं कि मतलब गंदा पानी वगैरह जो है वो आ रहा हो या वेंटिलेशन अच्छी ना हो, वॉल्स वगैरह अच्छे ना हो, ये सारी चीज़। तो सबसे पहला है लोकेशन और सराउंडिंग, कि किस लोकेशन में आपकी फैक्ट्री जो है वो होनी चाहिए। फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आसो मेडिसिन, आसो मेडिसिन मीन्स आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी, तीनों की बात हम कर रहे हैं। आसो मेडिसिन शैल बी सिचुएटेड सच एज टू अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम ओपन सीवरेज, ड्रेन, पब्लिक लेबोरेटरी और एनी फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस disagreeable or obnoxious odor or fumes or excessive soot, dust और smoke। तो ये क्या बोल रहे हैं? सिंपल बस ये बात बोल रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री उस जगह लोकेटेड होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी ओपन वेस्ट वगैरह ना आ रहा हो। सबसे पहली बात यही है। फिर आता है हमारा बी से बिल्डिंग। ए हमारा क्या हो गया? लोकेशन एंड सराउंडिंग। फिर आएगा बिल्डिंग, कि आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। तो हाइजीनिक कंडीशंस फ्री फ्रॉम कॉबवेक्स, इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स होनी चाहिए जरूरी, मतलब उसके अंदर इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स, चूहे वगैरह ये सब नहीं हो। कॉबवेब्स, जाले वगैरह ना हो, वो हमें मेक श्योर करना है। प्रॉपर लाइट हो, वेंटिलेशन हो, वॉल्स जो है वो डैम्प या मॉइस्ट, मतलब सीलन ना हो वॉल्स पे। Adequately provided with working space to allow orderly and logical placement of materials to avoid risk of mix-up between different drugs, control possibility of cross contamination। तो अब ये आपके कीवर्ड्स आते हैं कि इतनी स्पेस होनी चाहिए फैक्ट्री में कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो ड्रग्स का या फिर मिक्सअप ना हो ड्रग्स का। फिर है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, सैनिटरी फिटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स होनी चाहिए। उसके बाद फर्नेस या भट्टी सेक्शन जो है, अगर आपको पुट वगैरह देने हैं या आपका कोई भट्टी सेक्शन है या फर्नेस सेक्शन है, तो वो एक टिन से कवर्ड होना चाहिए ताकि उस पर कोई डस्ट वगैरह ना आए और फ्लाइज और डस्ट से हम उसको प्रिवेंट कर सकें। और वेंटिलेशन उस पर प्रॉपर होनी चाहिए। फायर सेफ्टी मेजर्स जो है वो आपको रखने चाहिए। और सेपरेट ड्राइंग स्पेस, मतलब जहाँ पे आपने चीज़ें सुखानी है वो आपका एक ड्राइंग स्पेस जो है वो अलग होना चाहिए ताकि कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन ना हो पाए। फिर आता है हमारा सी से वाटर सप्लाई। तो वाटर हमें प्योर और एक पोर्टेबल क्वालिटी का वाटर हमें लेना चाहिए। एडुकेट प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग द प्रोमाइसेस शैल बी मेड। फिर हमारा डी आता है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। डी से ही स्टार्ट हो रहा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो हमें वेस्ट वाटर एंड रेजिड्यूज which might be prejudicial to the workers or public health should be disposed of after suitable treatment। मतलब अगर कोई भी ऐसा पानी है जो किसी ह्यूमन के लिए, किसी वर्कर के लिए या आपकी अर्थ के लिए ही अगर नुकसानदायक है, तो उसको पहले आपको वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसके बाद उस वेस्ट वाटर को बाहर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। suitable guidelines as per suitable treatment as per guidelines of pollution control authorities to render them harmless। फिर आता है हमारा ई से कंटेनर क्लीनिंग। एडिकेट अरेंजमेंट सेपरेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग कंटेनर्स सच एज ग्लास बॉटल्स, वायल्स एंड जार्स। फिर एफ से आता है स्टोर्स। अब स्टोर्स में आपके पास 3 स्टोर्स होने चाहिए। पहला रॉ मटेरियल का, दूसरा पैकेजिंग मटेरियल का और तीसरा आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का। पहली बात तो आप जो रॉ मटेरियल्स लेके आओगे, जो दवाई बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स वगैरह चाहिए या कोई भी और चीज़ें चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स आपको रखोगे। फिर आप जो उसको
बना रहे हो, मतलब उसको पैकेजिंग मटेरियल, जो चीज़ें आपको चाहिए पैकेज करने के लिए, उनको आप स्टोर करके रखोगे। और तीसरा, जब आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी, उनको स्टोर करने के लिए भी तो आपको एक एरिया चाहिए। तो रॉ मटेरियल, पैकेज मटेरियल और हमारा फिनिश्ड मटेरियल्स, इन तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग स्टोर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। तो स्टोर्ड इन रॉ मटेरियल स्टोर, prevented from any dampness, any damage due to microbial infestations. Store may be divided with proper enclosures to avoid suitable cabinization एंड डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स हम बना सकते हैं। जैसे मेटालिक ओरिजिन, जो भी मेटल्स वगैरह है हमारे, उनका अलग हम कैबिन्स बना सकते हैं। जो एनिमल ओरिजिन वाले ड्रग्स हैं हमारे, उनका अलग बना सकते हैं। फ्रेश हर्ब्स का अलग, ड्राई हर्ब्स का अलग, वॉलेटाइल ऑयल्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स बना सकते हैं। ईच कंटेनर शैल बी प्रॉपरली लेबल्ड विद which would clearly state the status of रॉ मटेरियल, सच एज अंडर टेस्ट है, अप्रूव्ड है या फिर रिजेक्टेड है। प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट शुड बी अडॉप्टेड वेर एवर नेसेसरी। तो जैसा कि घर में होता है कि पहले जो सब्जी आई होती है वो हम यूज़ करते हैं, वैसे ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज, जो रॉ मटेरियल आपका पहले आया था, उसी को आपको उसको बाहर निकालना है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने सबसे पहले देखा लोकेशन एंड सराउंडिंग, बी से हमारा बिल्डिंग है, सी से वाटर सप्लाई है, डी से डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, ई से कंटेनर क्लीनिंग है, और एफ से स्टोर में, एफ ए हमने पढ़ा विच इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमने क्या क्या देखा? मेन हमने देखा डिफरेंट कैबिनाइज, मतलब कैबिनाइजेशन करनी चाहिए हमें, डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स होने चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए। फिर हमने देखा उस पर स्टेटस जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो अंडर टेस्ट है, अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है। फिर हमने देखा फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट की पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके बाद आता है पैकेजिंग मटेरियल्स। तो ऑल द पैकेजिंग मटेरियल्स सच एज बॉटल्स, जार्स, कैप्सूल्स एक्सेट्रा शैल बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली, एडिकेटली क्लीन्ड एंड ड्राइड बिफोर पैकिंग। फिर फिनिश्ड गुड स्टोर्स की बात करेंगे तो फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया आफ्टर प्रॉपर्ली पैकेजिंग शैल बी स्टोर्ड इन एन क्वारंटाइन एरिया। और उसके बाद जब उसकी टेस्टिंग हो जाती है और वो अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद हम उसको डालेंगे अप्रूव्ड फिनिश्ड गुड स्टॉक्स एरिया में। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है हमारा, वो सबको हमें मतलब क्लीन और ड्राई करना है पैकिंग से पहले। और जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से हमने दवाई बना ली, अभी हमारी दवाई जस्ट बनी है, उसको हमने पैकेज किया है बस, लेकिन उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, तो अभी हम उसको अप्रूव्ड में नहीं डाल सकते, अभी हम उसको रखेंगे क्वारंटाइन एरिया में। क्वारंटाइन एरिया में हम तब तक रखेंगे जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं हो जाती। एक बार उसकी टेस्टिंग हो जाती है, फिर हम उसको रखेंगे कहाँ पे? अप्रूव्ड फिनिश गुड्स एरिया में, अप्रूव्ड फिनिश गुड्स स्टॉक में। तो ये हमारा स्टोरेज था। फिर जी से आता है वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस एडिकेट होनी चाहिए, क्रॉस कंटामिनेशन मिक्सअप हमें अवॉइड करना है। एच से आता है हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ वर्कर्स, की कॉन्टेजियस डिजीज, जितने भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं मेनली, उनसे फ्री होने चाहिए वर्कर्स। प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए उनकी, तो और वो जो यूनिफॉर्म है वो क्लीन होनी चाहिए। क्लोथ वगैरह जो है, मतलब जैसे अगर कोई ड्रग्स बना रहे हैं बेसिकली हम, तो वो खाने का काम होता है काइंड ऑफ, है ना, तो हम उनके हैंड्स कवर होने चाहिए, और शार कैप वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लीन टॉवल्स एंड सोप्स होने चाहिए। सेपरेट प्रोविजन फॉर लेबोरेटरीज प्रोवाइडेड, सेपरेटेड फ्रॉम प्रोसेसिंग रूम्स, मतलब उनके लिए वॉशरूम्स एंड ऑल हमें बनाने चाहिए, लेकिन वो प्रोसेसिंग रूम से थोड़ा दूर होना चाहिए। फिर आई से आती है हमारी मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज में फर्स्ट एड होनी चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी उनका मेडिकल चेकअप है वो हमें कराना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए उनको डिजीज़ कोई है या नहीं है, उनका रूटीन चेकअप कराना चाहिए। जे से आगे हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी इक्विपमेंट्स क्लियरली मेंशन है पार्ट 2 के ए में, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। और जो भी मशीन्स है, या तो मैनुअली ऑपरेटेड हो या ऑटोमेटिक हो या सेमी ऑटोमेटिक हो, हमें नीड के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करना चाहिए। एडिकेट स्पेस होनी चाहिए दो मशीन्स के बीच में, एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो है क्लीनलीनेस के, और उनको कैसे हमें यूज़ करना है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। फिर के से आता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स। Batch manufacturing records of each batch shall be made irrespective of type of product manufactured, traditional और patent and proprietary। अब ट्रेडिशनल क्या होते हैं? जो आपकी क्लासिकल टेक्स्ट बुक में एज इट इज जो मेंशन है, जैसे आपका होता है कोई भी मतलब दवाई है जो आरोग्यवर्धनी आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, पूरी उसकी फॉर्मुलेशंस, उसकी इंडिकेशंस, तो उसको आप एज इट इज ही आपको बनानी पड़ती है, ट्रेडिशनल उसको हम बोलते हैं। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी होती है जो आप अपनी नई कोई दवाई इन्वेंट करते हो विद न्यू फॉर्मुलेशन, न्यू उसका
कोई इंडिकेशन होता है और उसका फिर आप पेटेंट लेते हो, तो वो होती है हमारी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी। तो या तो आप ट्रेडिशनल बना रहे हो या पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी बना रहे हो, दोनों में ही हमें हर एक बैच की सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। रॉ मटेरियल्स की लिस्ट, टेस्ट जितने भी कंडक्ट करे बीच में उनकी लिस्ट, उसके बाद हमारे ये सारे रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन रखने हैं। ड्यूली साइंड बाय प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल एंड डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग टू फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टोर इंक्लूडिंग डेट, क्वांटिटी and test of finished products shall be recorded. Record of various processes like Shodhan, Bhavna, Put should also be maintained. उसके बाद एल से आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स हम क्यों करते हैं, मतलब कि हमारी जो दवाई है वो कौन सा बैच कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सारा हमें मेंटेन करना चाहिए। अब आप बोलोगे वो क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका बैच के है फॉर एग्जांपल, है ना, कोई बैच नंबर 2 है, आपका बैच नंबर 2 आपका डिलीवर हुआ किसी XYZ रीजन में, है ना, तो फॉर एग्जांपल दिल्ली में, तो आपका बैच 2 दिल्ली में डिलीवर हुआ। अब वहाँ पे आपको कंप्लेंट्स आ रही है, तो आपके उसके आसपास के जितने भी, मतलब उस बैच में जितने भी आपकी दवाइयाँ थी, आपको पता होना चाहिए कौन सी दवाई कौन से रिटेलर वगैरह के पास गई है, ताकि उसका एक्टिव रिकॉल आप करा पाओ, मतलब कि पूरा कंप्लीट रिकॉल करा पाओ। कि अगर आपको पता होगा कि आपका बैच 2 जो है वो दिल्ली में डिलीवर हुआ है पूरा, है ना, और बैच मतलब आपके पास कोई कंप्लेंट आती है फॉर एग्जांपल, और फिर आपको पता चलता है वो दवाई बैच 2 की थी, तो बाकी सारे लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या कराओगे, सारे बैच 2 को रिकॉल करा लोगे। तो ये होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच बैच ऑफ आसू ड्रग्स शैल बी मेंटेन टू फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीट रिकॉल ऑफ बैच। फिर एम से आता है हमारा रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स, ऑल डेटा ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस कैरिड आउट बाय मैन्युफैक्चरर एंड करेक्टिव मेजर्स इनिशिएटेड टू प्रिवेंट रेकरेंस शैल बी रिकॉर्डेड। तो क्या कंप्लेंट आई, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद क्या करेक्शन आपने करी, वो सब हमें मेंटेन करना चाहिए। वंस इन अ पीरियड ऑफ 6 months द मैन्युफैक्चरर shall submit the record to licensing authority. Register shall be made available for inspection during any inspection, and reports of any adverse reaction due to use of ASU drugs shall also be maintained in a separate register. Manufacturer shall investigate adverse reactions to find out if it was due to any defect in product or whether the सच रिएक्शंस आर ऑलरेडी रिपोर्टेड। तो अगर वो नया रिएक्शन है या वो ऑलरेडी पास में रिपोर्टेड है, हमें वो सारे रिकॉर्ड्स पे मेंटेन करने हैं। फिर एन से आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन शुड बी इन मैन्युफैक्चरर्स प्रोमाइसेस और थ्रू गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी। अब क्वालिटी कंट्रोल होती है कि आप जो टेस्ट वगैरह करते हो क्वालिटी चेक करने के लिए, है ना, तो या तो अगर आपकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है और आप अपनी फैक्ट्री में ही क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन बना सकते हो, तो या तो आप अपनी फैक्ट्री में बनाओ या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव लेबोरेटरी को चूज करो, उसके साथ MOU बनाओ। Quality control shall verify all raw materials, monitor in process quality checks and control the quality of finished products. फॉलोइंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, 150 स्क्वायर फीट उसका एरिया होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए रेफरेंस बुक्स और रेफरेंस सैंपल्स होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए हर एक प्रोसेस का, कंट्रोल्ड सैंपल्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए हर एक बैच के, और उनको एक्सपायरी डेट तक आपको अपने पास रखना है। कीप रिकॉर्ड इन एस्टैब्लिशिंग शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग। In case of patent and proprietary medicine, specifications and control references shall be provided. For record of Mardan, Bhavna and Put should be maintained. All raw materials shall be monitored for fungal bacterial contamination. तो जितना भी आपका मतलब जितना भी रॉ मटेरियल्स है, जितना भी इन प्रोसेस आप चेक्स वगैरह कराते हो, जितने भी टेस्ट आप कराते हो, फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट जो है उसका जितना भी टेस्ट होता है, उसके बाद ये सारे टेस्ट तो आपको मेंटेन करने ही है। उसके साथ ही जब तक वो प्रोडक्ट आपका एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक हर बैच का प्रोडक्ट आपके पास स्टोर्ड होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन आता है, कुछ भी आता है, तो आप उसको देख पाओ। उसके बाद शेल्फ लाइफ वगैरह के लिए सब कुछ आपको मेंटेन करना है। फिर आता है क्वालिटी सेक्शन विल हैव मिनिमम ऑफ 1 person विद आसू क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर शेड्यूल 11 ऑफ इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970। मतलब बेसिकली एक पर्सन वो होना चाहिए जिसके पास आयुर्वेदा सिद्धा या यूनानी की डिग्री हो, और डिग्री ऐसा नहीं कहीं से भी लेके आ जाए, वो IMCC एक्ट के अंडर जो भी हमारा वो था उसके अकॉर्डिंग ही डिग्री, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्री होनी चाहिए बेसिकली। एंड 2 other persons, one each with बैचलर क्वालिफिकेशन इन बॉटनी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो फुल टाइम पे एक हमारा आंसू वाला बंदा होना चाहिए और
कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर पार्ट टाइम पे हमारा वो बंदा होना चाहिए जिसने बैचलर क्वालिफिकेशन करी है बॉटनी, केमिस्ट्री या फार्मेसी में। फिर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन शैल बी एज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 35(2), ये आपको रेफरेंस याद होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन शैल बी टेस्टेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी अंडर रूल 160A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मतलब आपका जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है जो आप अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी जो है वो टेस्ट करती है अंडर रूल 160A। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन शैल कंटेन द इक्विपमेंट्स लिस्टेड इन पार्ट 2C। तो ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन हो गया। इसके साथ ही आपका 1.1 जो है जनरल रिक्वायरमेंट्स वो खत्म होती है। एक बार उसके पॉइंट्स जो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था लोकेशन एंड सराउंडिंग। बी से आता है हमारा बिल्डिंग्स। सी से है आपका वाटर सप्लाई। फिर डी से डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ई से आ गया कंटेनर्स क्लीनिंग। एफ से स्टोरेज में 3 है रॉ प्रोडक्ट्स, फिर आपका पैकेजिंग मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिर जी से आता है आपका वर्किंग स्पेस। एच से हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन एंड आपका हाइजीन ऑफ वर्कर्स। फिर आई से मेडिकल सर्विसेज। जे से मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आता है। के से बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स आता है। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। एम से रिकॉर्ड्स ऑफ मार्केट कंप्लेंट। एम से मार्केट कंप्लेंट्स। फिर आ गया आपका एन से क्वालिटी कंट्रोल। इसके साथ ही आपका 1.1 खत्म होता है। तो ये तो थी जनरल रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि अगर आप कोई स्टेराइल प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कोई आई ड्रॉप बना रहे हो या ईयर ड्रॉप बना रहे हो, तो उस केसेस में क्या क्या आपको स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसका सेपरेट एनक्लोज्ड एरिया होना चाहिए। अब ऑब्वियसली आप स्टेरिलाइज्ड कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप, तो ऐसा तो नहीं ना खुले में जो आपकी फैक्ट्री है वहीं पे आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। एक प्रॉपर एनक्लोज्ड एरिया होना चाहिए जिसको आप स्टेरिलाइज्ड रख सको। एयर लॉक्स होने चाहिए एंट्री के लिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, वेंटिलेटेड विद एयर सप्लाई होना चाहिए। एयर सप्लाई शुड बी फिल्टर्ड थ्रू बैक्टीरिया रिटेनिंग फिल्टर्स जिनको हम हेपा फिल्टर्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एरिया शुड बी एट अ प्रेशर हायर देन एडजेसेंट एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूटीन माइक्रोबियल काउंट्स हमें उसकी करानी चाहिए। फिर डिजाइन ऑफ एरिया शैल प्रिक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंटेंडेड फॉर स्टेरिलाइजेशन बीइंग मिक्स्ड विद ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो अब प्रोडक्ट बनने के बाद आप उसको स्टेरिलाइज भी करते हो, है ना, मतलब या तो यूवी रेस के थ्रू या कोई और मीन्स के थ्रू। तो जिनको आपको स्टेरिलाइज करना है या जो ऑलरेडी स्टेरिलाइज है वो मिक्स ना हो जाए, ऐसा आपको मेक श्योर करना है। उसके बाद शैल preclude the possibility of mix-up between non-sterile products, सेम ही बात है। फिर बी में यहाँ पे आता है precautions against contamination and mix-up, कि क्या क्या precautions जो है वो हमें लेनी चाहिए ताकि जो आप sterilized products बना रहे हो उनका contamination ना हो। पहला है आइसोलेटेड एनक्लोजर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्रेशर डिफरेंशियल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ना अंदर वाले एरिया में प्रेशर ज्यादा रखता है हमें। फिर सूटेबल एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। लैमिनर फ्लो स्टेराइल एयर सिस्टम होना चाहिए स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए। जर्मीसाइडल एफिशिएंसी ऑफ यूवी लैम्प्स जो है उनको हमें बार बार चेक करना है। ये नहीं कि आपने यूवी लैम्प में रख दिया तो मतलब अब तो काम हो गया, नहीं, उनको बार बार चेक भी करना है कि उनके जर्मीसाइडल मतलब जर्म्स को मारने की एफिशिएंसी बची भी है या नहीं बची। क्लैरिटी टेस्ट। अब क्लैरिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्लैक या कंप्लीट वाइट बैकग्राउंड पे हम अपने प्रोडक्ट पे लाइट मार के देखते हैं कि उसमें कोई और अनइंटेंडेड पार्टिकल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो क्लैरिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल कंटेनर्स ऑफ लिक्विड्स एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस शैल बी एग्जामिन्ड अगेंस्ट ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड फिटेड विद डिफ्यूज्ड लाइट टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम कंटामिनेशन विद फॉरेन सस्पेंडेड मैटर। फिर टेक्निकल स्टाफ जो है अप्रूव्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल चेक एंड कंपेयर एक्चुअल यील्ड अगेंस्ट थ्योरेटिकल यील्ड। ये ऐसा नहीं है कि आपने तो बोला था कि 6 किलो आंवला में आपका मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं बोलते हैं, कोई भी एग्जांपल ले रैंडम, कि आपने ये सोचा बोला था कि 6 किलो पुनर्नवा में आपकी मतलब 10,000 टैबलेट्स बन जाएगी, लेकिन बन रही है वो 40,000। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो कितनी है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब जो बुक्स में मेंशन है और जो आप एक्चुअल में बना रहे हो वो कितना उसमें डिफरेंस है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। तो इसके साथ ही आपका जीएमपी का पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा था, मेनली फैक्ट्री प्रेमाइसेस हमारा कैसे होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 2। पार्ट 2 में आता है सबसे पहले ए लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड मशीनरी इक्विपमेंट एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो पार्ट 2 में आपका ए में तो आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन सिस्टम्स में क्या क्या दवाइयाँ आप क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए किस टाइप की दवाई के लिए, वो बताया है। फिर बी में आपका बताया है
यस, बी में ये सेम लिस्ट दी है यूनानी सिस्टम की, ए में दिया है आयुर्वेदा और सिद्धा की, बी में दिया है यूनानी सिस्टम्स की, सी में दिया है जो आप हमने ऊपर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन पढ़ा था उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो, और डी में बताया है सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रस औषधीज और रस मरणोत्कल एंड कुष्ठ कुष्ठजस, मतलब मेनली हमारी जो रस औषधीज है उनकी क्या सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस है वो दिया आपकी पार्ट डी में, मतलब पार्ट टू के डी में। तो पार्ट टू में बेसिकली आपकी मशीनरी इक्विपमेंट्स ये सब दी है, ए में आयुर्वेदा और सिद्धा की, बी में यूनानी की, सी में दिया है इक्विपमेंट्स जो आपको क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में चाहिए वो, और डी में रस औषधीज के लिए क्या आपको गाइडलाइंस की जरूरत है वो दी है। तो सबसे पहले हम पार्ट वन पढ़ते हैं, मतलब पार्ट ए ही पढ़ना है बेसिकली, बाकी तो हमें हेडिंग्स पता होनी चाहिए बस। तो पार्ट ए में हमारा बताया कि मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिक्वायर्ड इज 1200 स्क्वायर फीट, और अगर यूनानी मेडिसिन भी सेम प्रमाइसेस में आ रही है तो 400 स्क्वायर फीट का अलग एरिया उसमें होना चाहिए। उसके बाद हमारा सबसे पहले यहाँ पे तीन कैटेगरीज है, 200 स्क्वायर फीट एरिया की, 150 स्क्वायर फीट एरिया की, और हमारा 100 स्क्वायर फीट एरिया की। तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है कि कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस हैं हमारे, कौन कौन से ऐसे डोजेज फॉर्म्स है हमारे जो उन एरियाज में बनते हैं। तो 200 स्क्वायर फीट में आपका चून, नस्य, मंजन, लेप, क्वाथ चून ये सब बनते हैं, जिनके लिए आपको ग्राइंडर, डिसइंटीग्रेटर, पुल्वराइजर, पाउडर मिक्सर, सीव्स ये सब चाहिए। आसवरस बनते हैं जिनके लिए आपको फर्मेंटेशन टैंक चाहिए, कंटेनर्स चाहिए, डिस्टिलेशन प्लांट्स चाहिए, फिल्टर प्रेस चाहिए, ये सारी चीज़ें। और भट्टी, फर्नेस या पुट वगैरह जहाँ पे भी आपको देना है उसका मिनिमम एरिया कितना हो गया, 200 स्क्वायर फीट। उसके बाद हम बात करेंगे 150 स्क्वायर फीट की। तो कूपी, पक्व, शार, परपटी, लवन, सत्व, भस्म, सिंदूर, कर्पूर ये सारे हमारे 150 स्क्वायर फीट में आते हैं। इनके लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या है, भट्टी है, कढ़ाई है, स्टेनलेस स्टील के वेसल्स है, मुल्तानी मिट्टी के वेसल्स है, मफल फर्नेस, एंड और एज रनर हमारे जो उसमें लाइक उसको पाउडर फॉर्म में करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जॉस्ट फैन, ये सारी चीज़ें। पानक और सिरप भी हमारे 150 स्क्वायर फीट एरिया में बनते हैं, जो कि टिंचर प्रेस, एग्जॉस्ट फैन, बॉटल वॉशिंग मशीन, फिल्टर प्रेस, लिक्विड फिलिंग मशीन, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। फिर 100 स्क्वायर फीट एरिया में हमारा अंजन बनता है, पिल्स, वटी, गुटिका ये सारी बनती है, काजल, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, जितने भी पाक, अवले, खांड, मोदक ये सारी चीज़ें हैं, सुरा, अर्क, तेल, घृत, ये सारी चीज़ें हमारी 100 स्क्वायर फीट में मिलती हैं। तो बेसिकली हमारी जितनी फॉर्मुलेशन है वो 100 स्क्वायर फीट एरिया में बन रही है। तो फिर 150 स्क्वायर फीट एरिया में हमारा कूपी, पक्व, शार, परपटी, लवन, सत्व ये सब आ रहा है, और पानक आ रहा है। और 200 में हमारा चून, नस्य, मंजन, लेप, क्वाथ चून और आसवरष्ट ये सब हमारे, और भट्टी पुट जहाँ हमें देने वो आ रहे हैं। फिर आता है हमारा, इसके साथ ही जीएमपी खत्म होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था 10 अप्रैल 1940 में, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। इट इज एन एक्ट टू रेगुलेट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो इम्पोर्ट रेगुलेट क्या क्या करता है, ये इम्पोर्ट रेगुलेट कर रहा है, मैन्युफैक्चर रेगुलेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट कर रहा है, और उसके बाद सेल कि कितनी क्या सेल हो रही है वो सब जो रेगुलेट करता है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का, वही सब उसी के लिए एक्ट है ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं और 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। बेसिकली हमें चैप्टर 1 पढ़ना है, 2, 3 और 4 हमारे आयुर्वेदा से रिलेटेड नहीं है, 4A हमारा आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। इसके अंदर हमारा पहला सेक्शन जो है उसमें टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताए। टाइटल कि ये क्या एक्ट है, तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इसका क्या नाम होएगा वो यहाँ पे बताया है। एक्सटेंट बताया है कि किन किन पर लागू होएगा, पूरी इंडिया पे। उसके बाद कमेंसमेंट बताई है, तो जैसे ही ये अप्लाई, मतलब जैसे ही ये एक्ट आएगा तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो चैप्टर 1 में हमने देखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में टोटल कितने चैप्टर है, चैप्टर 6, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। उसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 के सेक्शन 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है, टाइटल दिया है, कमेंसमेंट दिया है और एक्सटेंड दिया है। सेक्शन 2 में आता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बेयर्ड। इसमें है कि ये जो लॉ है हमारा, ये इन एडिशन टू प्रीवियस लॉज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो ऐसा नहीं ना कि नया रूल आता है तो पुराने रूल्स सारे गायब हो जाते, नहीं, वो पुराने रूल्स के एडिशन में नया रूल आया। तो वही यहाँ पे बताया है सेक्शन 2 में कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू
एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। तो 1930 से जो हमारा डेंजरस ड्रग्स एक्ट चला रहा था, जो ड्रग्स के रिवॉल्व अराउंड ही रिवॉल्व करता था, तो उसके एडिशन में है। ये नहीं कि वो वाला एक्ट खत्म हो गया और ये वाला स्टार्ट हो गया, नहीं। उसके बाद सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 के सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन बताया है, टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट। सेक्शन 2 में बताया है कि ये इन एडिशन टू अदर लॉज है, और सेक्शन 3 में बताई है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले सेक्शन 3A में बताई है आंसू ड्रग्स की डेफिनेशन। आंसू ड्रग क्या होता है? आंसू ड्रग्स इंक्लूड ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये ना बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी डेफिनेशंस को ना पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, या तो वो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं या हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड है यूज्ड फॉर or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in human beings or animals, and manufactured exclusively in accordance with the formula described in the authoritative books of ASU सिस्टम स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो बस इन्होंने ये बोला है कि आंसू ड्रग्स हमारी वो होती है जिनको या तो हम इंटरनली यूज करें या हम एक्सटर्नली यूज करें। किस पर्पस के लिए? 4 पर्पस के लिए। या तो हमें डायग्नोस करना है किसी ट्रीट को, या हमें किसी डिजीज को ट्रीट करना है, या हमें किसी ट्रीटमेंट किसी डिजीज को मिटिगेट करना है, मतलब उसके सीरियस जो सिम्टम्स है उनको कंप्रेस, मतलब उनको थोड़ा कम करना है, या फिर हमें डिजीज को ही प्रिवेंट करना है। तो ये 4 पर्पस के लिए इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी हम दवाई या कोई भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, किसके अंदर यूज कर रहे हैं? या तो ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में, विच आर एक्सक्लूसिवली, मतलब विच आर specifically manufactured according to the authoritative books of आंसू ड्रग्स। और वो बुक्स कहाँ पे मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल में। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि आंसू ड्रग्स वो मेडिसिन होती है हमारी जो या तो इंटरनली या एक्सटर्नली हम यूज कर रहे हैं 4 पर्पस के लिए। क्या क्या है? प्रिवेंशन, treatment, mitigation, diagnosis, treatment, mitigation and prevention of disease or disorder in human beings or animals, manufactured exclusively according to the authoritative books of ASU medicine system, which is and the books are mentioned in schedule 1। उसके बाद हम बात करेंगे 3AA में बोर्ड है, वो हमें नहीं याद करना। 3AAA में कॉस्मेटिक है, ये हमें याद करना है। कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled, sprayed, introduced into, or applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance, and includes any article intended for use as a component of cosmetic comes under cosmetic। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कॉस्मेटिक कोई भी वो आर्टिकल हो रहा है जिसको या तो आप अपने स्किन पे रब कर रहे हो, या उसको आप पोर कर रहे हो, या उसको आप स्प्रे कर रहे हो, या फिर उस पर स्प्रिंकल कर रहे हो, या फिर आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी उसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किस पर्पस के लिए? क्लींजिंग करनी है, ब्यूटिफाइंग करनी है, अट्रैक्टिवनेस प्रमोट करना है, या फिर अपीयरेंस को चेंज करना है, वो सभी चीज किस में आएगी? कॉस्मेटिक में आएगी। या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल जो आपके किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर यूज होने वाला है, वो भी किस में आएगा? कॉस्मेटिक में ही आएगा। फिर बी में ड्रग की डेफिनेशन है, वो भी हमें नहीं करनी है। एच में आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। आंसू ड्रग की डेफिनेशन हमने देखी, वो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है। उसके बाद कॉस्मेटिक की डेफिनेशन हमने देखी। अब आती है पेटेंट और प्रोप्राइटरी की। अब इसमें क्या है? In relation to ASU system, all formulations containing only such ingredients mentioned in the formula described in authoritative books of ASU system specified in first schedule, but does not include a medicine which is administered by parenteral route and also a formulation included in the authoritative books। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? साफ सिंपल उन्होंने ये बात करी है कि पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स आपकी वो ड्रग्स होती है जिनके इंग्रेडिएंट्स तो वही है जो अथॉरिटेटिव बुक्स में मेंशन है, लेकिन या ना तो वो पैरेंट्रल होनी चाहिए, मतलब उनके इंजेक्शन वगैरह हमें नहीं बनाने हैं, और दूसरा क्या है, ना ही उनका फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए जो कि बुक्स में मेंशन है। तो ये हमारी क्या हो गई? पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन हो गई। उसके बाद 2, 3 और 4 हमें नहीं पढ़ने। नाउ हमारा आता है चैप्टर 4A।
चैप्टर 1 में हमने फर्स्ट, सेकंड और 3 सेक्शंस कवर करे। चैप्टर 4 ये हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 33B से। सेक्शन 33B एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 4A, दिस चैप्टर शैल अप्लाई ओनली टू आसू ड्रग्स। बस ये बताया उन्होंने कि चैप्टर 4A की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होगा। फिर आता है सेक्शन 33C, आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। सेक्शन 33C में क्या बताया है, आयुर्वेद एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसमें हमारे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है ये बोर्ड, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ऑफिशियल गेजेट के थ्रू टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS, ड्रग कंट्रोलर आता है, प्रिंसिपल ऑफिसर डीलिंग विद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी जो हमारी कैलकाटा में है वो आता है, वन पर्सन होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट है, एक फार्माकोगनिस्ट है, एक फाइटोकेमिस्ट है, 4 पर्सन होते हैं, 2 आयुर्वेदा वाले, एक सिद्धा और एक उनानी। उसके बाद एक टीचर होना चाहिए द्रव्य गुण भेषज कल्पना का, और एक एक टीचर हमारा होता है उनानी और सिद्धा मेडिसिन के सब्जेक्ट्स का। फिर 3 पर्सन होने चाहिए, एक एक प्रैक्टिशनर, मतलब आयुर्वेदा, सिद्धा और उनानी, इनके एक एक प्रैक्टिशनर भी हमारा बोर्ड में होना चाहिए। For central government shall appoint a member as a chairman, and the nominated member shall hold office for 3 years but shall be eligible for renomination। तो उनका 3 साल के लिए उनके पास ये मतलब जॉब या पोस्ट होती है, और उसके बाद वो रीनॉमिनेशन में भी आ सकते हैं। तो 33B में हमने देखा कि हमारा जो चैप्टर 4A है वो आसू ड्रग्स के लिए है, और सेक्शन 33C में हमने आयुर्वेद एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में पढ़ा। फिर 33D में आता है आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। कंसल्टेटिव कमेटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होती है। ये क्या करती है, सेंट्रल, स्टेट और आसू ड्रग का जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था उसको एडवाइज करती है on any matter for the purpose of securing uniformity throughout the India। उसके बाद 33E, 33EE और 33EEE ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 33EE ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 33A में आता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स, 33EE में आता है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, और 33EE में आता है स्पूरियस ड्रग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग्स की। इफ इट इज सो कलर्ड, coated, powdered or polished that damage is concealed, or if it is made to appear of better or greater therapeutic utility or value than it is really is। तो पहला पॉइंट मिस ब्रांडेड में क्या है कि आपकी जो दवाई है वो खराब थी, लेकिन आपने उस पर कोटिंग कर दी, पेंट कर दिया या कुछ भी कर दिया कि उससे उसका डैमेज जो है वो कंसील, दैट इज छुप गया है, तो वो किस में आएगी, मिस ब्रांडेड में आएगी। फिर है इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, अगर वो प्रॉपर जो लेबल का प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं लेबल करी है तो भी वो मिस ब्रांडेड में आएगी। इफ इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग accompanying the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for any drug, for the drug, or which is फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर। तो अगर कोई वो फॉल्स क्लेम कर रही है कि अगर ये दवाई आपने 4 महीने तक खाई तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो ऐसा अगर कोई फॉल्स क्लेम वो कर रही है तो भी वो मिस ब्रांडेड में आएगी। तो मिस ब्रांडेड में 3 पॉइंट्स आपको याद करना है। पहला कि अगर उस पर कोई कलर, कोटिंग या पाउडर कुछ भी ऐसा किया है जिससे उसका डैमेज कंसील हो रहा है, डैमेज छुप रहा है। दूसरा, उसके ऊपर जो लेबल है वो ढंग से नहीं है। तीसरा, उसका कोई फॉल्स क्लेम कर रही है वो दवाई वो। फिर आता है हमारा डबल ई में अडल्ट्रेटेड ड्रग। अब अडल्ट्रेटेड क्यों होगा, अगर उसमें कोई फिल्थी, प्यूट्रेट या डिकम्पोज सब्सटेंस होगा, या फिर वो किसी भी ऐसी सिचुएशंस में पैक या स्टोर करी गई है जो इनसैनिटरी थी तो वो उसमें आएगा, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा पॉइजनस या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, डेलेटेरियस सब्सटेंस है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर इट बियर्स और कंटेन्स फॉर पर्पस ऑफ कलरिंग ओनली अ कलर विच इज नॉट इन द लिस्ट। अब कलर्स ना बहुत सारे प्रेस्क्राइब्ड कलर्स है, सिर्फ वही हम यूज कर सकते हैं, तो अगर वो उनके जगह कोई कलर यूज कर रहा है जो वहां पे मेंशन नहीं है लिस्ट में तो भी वो अडल्ट्रेटेड में आएगा। इफ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस व्हिच मे रेंडर इट इंजurious टू हेल्थ, और इफ एनी सब्सटेंस हैज बीन मिक्स्ड देयरविद सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, तो ये सब किस में आएगा, अडल्ट्रेटेड में। तो अडल्ट्रेटेड में क्या क्या आ रहा है,
पहला उसके अंदर कोई डिकम्पोज्ड या फिल्थी सब्सटेंस है, दूसरा उसको इनसैनिटरी कंडीशंस में बनाया गया या पैक किया गया है, तीसरा उसके अंदर कोई पॉइजनस या डेलेटेरियस सब्सटेंस जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो ऐड किया गया है, चौथा उसके अंदर वो कलर ऐड किया है जो प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में नहीं है। फिर फिफ्थ आता है हमारा कि उसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और लास्ट हमारा पॉइंट इसमें आता है कि उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल जो क्वालिटी, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। उसके बाद आते हैं हमारी स्पूरियस ड्रग्स। अब स्पूरियस क्या है? स्पूरियस मतलब सस्पिशियस, है ना, तो उसको हमें इससे रिलेट करना है। पहला पॉइंट है इफ इट इज सोल्ड और ऑफर्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत कोई फेमस ड्रग है या बहुत फेमस कोई मेडिसिन की दवाई है, जैसे हिमालय हो गया या कोई भी ऐसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी हो गई, उसके नाम पे अगर आप अपनी दवाई बेच रहे हो तो वो स्पूरियस में आएगा। अगर आप किसी भी दवाई को वो कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, जैसे बिस्लेरी की बॉटल्स आपने देखी है, बिस्लेरी, बिलसेरी ऐसे करके सारी पूरी बॉटल सेम होती है, कलर वलर सब सेम होता है, बस उसके नाम में हल्का सा चेंज होता है, लेकिन उससे क्या होता है आपका जो मतलब कस्टमर होता है वो डिसीव हो जाता है, मतलब उसको धोखा मिलता है। तो ये हो सकता है, या फिर or bears upon its label the name of drug unless it is plainly or conspicuous, ये तो इतना कुछ नहीं है। If label or container bears the name of an individual or company purporting to be the manufacturer of the drug which individual or company is fictitious, मतलब कि वो exist ही नहीं करती है। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि उस दवाई के डिब्बे पे, लेबल पे वो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है, एड्रेस तो है इंडस्ट्री का, लेकिन अगर आपने उस एड्रेस पे जाके देखा तो वहां पे कोई फैक्ट्री ही नहीं है, तो ये भी स्पूरियस में आएगा। इफ इट परपोर्ट्स टू बी द गुड प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर और होम इट इज ट्रूली नॉट अ प्रोडक्ट, या फिर अगर आपने मतलब हिमालय से डील कर ली है ना कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा है, बस मेरे को आपका नाम चाहिए, तो वो भी स्पूरियस में आता है। उसके बाद आता है सेक्शन 33EE में रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आंसू ड्रग्स, कि नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर फॉर सेल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी आंसू ड्रग्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद सच स्टैंडर्ड्स इफ एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू दैट ड्रग। तो जो भी उसके स्टैंडर्ड्स है उनको फुलफिल करने के बाद ही आप उनको डिस्ट्रीब्यूट या सेल उनकी कर सकते हो। फिर 33EEC में आता है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ सर्टेन आंसू ड्रग्स। पहला क्या है कि कोई भी मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेटेड स्पूरियस ड्रग्स को आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। कोई भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन अगर उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं है तो आप उनको नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। एनी आंसू ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, या फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के खिलाफ अगर आपका कोई भी चीज जा रही है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी आंसू ड्रग विच हैज बीन मैन्युफैक्चर, वही इस एक्ट के ऑपोजिट अगर आपका कुछ है तो नहीं कर सकते। तो इसमें बताया है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर कि किस किस रीजंस में आप प्रोहिबिटेड हो, आपको रोका जाएगा। उसके बाद 33EED में बताया है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ आंसू ड्रग्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। फिर 33F में गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात करी है, और 33G में इंस्पेक्टर्स की बात करी है। इंस्पेक्टर हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो क्वालिटी वगैरह चेक करता है वो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ऑफिशियल गेजेट के थ्रू अपॉइंट होता है, एंड शुड हैव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। ये कुछ नहीं रफ था यहाँ पे, एंड इट शुड हैव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, कि जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है उसकी जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। फैक्ट्री में हर 1-2 साल में विजिट करता है, हर साल मतलब 2 विजिट तो उसके होनी चाहिए फैक्ट्री में चेक करने के लिए, और वो सारे सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए भेजता है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है हमें नहीं कवर करने हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स आए थे 1945 में। इसमें टोटल 19 पार्ट्स है, टोटल 169 रूल्स है और 39 शेड्यूल्स है। आंसू ड्रग्स में हमें 16 to 19 पार्ट्स पढ़ने हैं, 151 से 169 रूल्स ही हमारे अंडर आते हैं। पहला आता है पार्ट 16। अब हमें पार्ट 16 से 19 पढ़ना है। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 16, मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा और उनानी ड्रग्स। उसमें सबसे पहले रूल आता है हमारा रूल 151, मैन्युफैक्चर ऑन मोर देन वन सेट ऑफ प्रेमाइसेस, मतलब अगर आपकी एक से ज्यादा फैक्ट्री है तो उसके हर फैक्ट्री का अलग आपको लाइसेंस लगेगा। फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है जो एक पर्टिकुलर इसी काम को देखती है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। फिर 153 में आता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। एप्लीकेशन आपको डालनी है फॉर्म
24D पे 1000 रुपये की आपकी फीस लगती है। उसके बाद आता है 153A पे लोन लाइसेंस अप्लाई होता है फॉर्म 25D पे, सॉरी लोन लाइसेंस अप्लाई होता है 24E पे। 24D पे आपको नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई करना है, 24E पे आपको लोन लाइसेंस अप्लाई करना है। डी और ई ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगी। 24 इज फॉर एप्लीकेशन, ये आपको याद रखना है। अब लाइसेंस क्या है, नॉर्मल लाइसेंस होता है। लोन लाइसेंस क्या होता है कि जब दवाई आपको बनानी है, लेकिन आपको इतनी सारी दवाइयाँ नहीं बनानी है, आपको एक या दो दवाई बनानी है, तो आप पूरी फैक्ट्री तो नहीं बनाओगे, है ना। तो इफ यू आर यूजिंग समवन एल्सेज फैक्ट्री एंड द प्रमाइसेस और उनके इक्विपमेंट्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप दवाई अपनी खुद की बना रहे हो, तो वो हो गया लोन लाइसेंस, कि आपका लाइसेंस भी ऑन अ काइंड ऑफ मतलब लोन लाइसेंस है, कि फैक्ट्री आपकी नहीं है लेकिन आप किसी और की फैक्ट्री बना रहे हो। तो ये नॉर्मल लाइसेंस को अप्लाई करना है 24D पे, लोन लाइसेंस को अप्लाई करना है 24E पे। फिर आता है फॉर्म ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आसू ड्रग्स। जो हमारी कंडीशंस है वो रूल 157 पे है। अगर वो फुलफिल होती है तो ही हमें फॉर्म जो लाइसेंस है वो इशू होएगा फॉर्म 25D पे। 24D पे आपने नॉर्मल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, 25D फॉर्म पे आपको वो लाइसेंस इशू होएगा। 24E पे आपने लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, 25E पे आपको लोन लाइसेंस इशू होएगा। और कंडीशंस आपकी रूल नंबर 157 वाली फुलफिल हुई कि तो ही आपको लाइसेंस जो है वो इशू होता है। उसके बाद रूल नंबर 155 पे आएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल। अब अगर आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है तो वो 26D पे रिन्यू होएगा, और लोन लाइसेंस अगर रिन्यू कराना है वो तो 26E पे रिन्यू होएगा। तो 24 इज फॉर एप्लीकेशन, 25 इज फॉर इशू एंड 26 इज फॉर रिन्यूअल। डी की बात करेंगे तो नॉर्मल लाइसेंस है, ई की बात करेंगे तो लोन लाइसेंस है। फिर 155 बी की बात करते हैं। तो 155 बी पे बताया है कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड ऑफ GMP चाहिए तो वो आपको इशू होता है फॉर्म 26EI पे, 26E1 या 26EI पे। तो ये हमारा सारे फॉर्म्स जो है वो खत्म हो गए। फिर हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो रूल 156 पे बताया है कि जो आपका लाइसेंस नॉर्मल लाइसेंस होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। लोन लाइसेंस आपका जो अपकमिंग ईयर होता है उसके 31 दिसंबर तक ही वैलिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने बनाया है जुलाई में, 21 जुलाई को अगर आप बनाते हो तो फिर आपको आपका जो नेक्स्ट ईयर है उसके 31 दिसंबर तक वो वैलिड होता है। उसके बाद आती है कंडीशंस फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर्म 25D। अब 25 पे हमें ग्रांट होता था तो उसकी कंडीशंस जो रूल नंबर 157 पे हमने देखा था ना, कंडीशंस बताइए, वो कंडीशंस है। पहला क्या है, प्रमाइसेस जो है वो GMP में जितने भी प्रमाइसेस की कंडीशंस बताइए वो फुलफिल होनी चाहिए। नो मैन्युफैक्चरर शैल यूज एनी प्रीफिक्स और सफिक्स विद नेम ऑफ, हाँ, कि अगर आप अपनी पेटेंट मतलब अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आरोग्यवर्धनी वटी बना रहे हो और आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल हिमालय है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आरोग्यवर्धनी वटी के नाम के आगे आप हिम लगा दो, नहीं। अगर आपने ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करे तो उसके नाम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रीफिक्स ना ही कोई सफिक्स लगा सकते हो। फिर है नेमिंग ऑफ एनी आसू ड्रग फॉलिंग अंडर क्लॉज A ऑफ सेक्शन 3 शैल नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग एनी पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन। और दूसरा, आरोग्यवर्धनी वटी आप अपने किसी पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन का नाम नहीं रख सकते। उसके बाद आता है manufacture of ASU drugs shall be conducted under direction and supervision of competent technical staff consisting at least one person who is whole-time employee and possesses following qualities। डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा या आयुर्वेदिक फार्मेसी सिद्धा और यूनानी सिस्टम में। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम में। फार्मेसी या फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बॉटनी, इनमें से किसी का एक ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद वैद्य हकीम या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स जो है वो होने चाहिए जिनको एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस हो, और एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए आसू ड्रग्स में फार्मेसी वाला। तो ये उसका स्टाफ है। फिर 157A की बात करेंगे तो मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ आसू ड्रग्स इन प्रीसीडिंग ईयर्स, मतलब आपको रॉ मटेरियल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद एज पर द शेड्यूल TA के अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और ये सारा परफॉर्मा आपको 30 जून तक सबमिट करना है
कहाँ पे सबमिट करना है? स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ आसू ड्रग्स एंड टू नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड। फिर 158 में कंडीशंस ऑफ लाइसेंस आती है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है आपकी, जो आपकी इशू की जो कंडीशंस होती है। ये कंडीशंस है कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपका लाइसेंस जो है वो बना रहेगा, कि लाइसेंसी जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रही है हर चीज़ का, और इंस्पेक्टर को अलाउ कर रही है अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए। एंड लाइसेंसी शैल मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक इन फॉर्म 35 टू एनेबल एन इंस्पेक्टर टू रिकॉर्ड हिज इंप्रेशंस। मतलब एक इंस्पेक्शन बुक भी उसको बनानी चाहिए लाइसेंसी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, दैट इज अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपको एक इंस्पेक्शन बुक बनानी चाहिए फॉर्म 35 के अकॉर्डिंग, जिसमें जो भी ड्रग इंस्पेक्टर आएगा उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो वहाँ पे लिख सके। फिर हमारा 158 में कंडीशंस ऑफ लोन लाइसेंस है, इसमें वही सारी सेम है, बस उन्होंने ये बताया है कि अगर जिस फैक्ट्री को आप यूज़ कर रहे हो उसका लाइसेंस अगर कैंसिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। फिर 158 भी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया है गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ लाइसेंस विद रिस्पेक्ट टू आसू ड्रग्स। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो भी आपका वो होता है, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे अगर आप आसू ड्रग नॉर्मल यूज़ कर रहे हो ट्रेडिशनल वाली, तो अगर आप नॉर्मल एज इट इज यूज कर रहे हो तो उसमें आपको इंग्रेडिएंट आपके एज पर टेक्स्ट है, इंडिकेशन जिसमें आप यूज कर रहे हो वो भी एज पर द टेक्स्ट है, तो उसमें सेफ्टी स्टडी आपको नहीं देनी, पहली बात तो। दूसरा, ना तो आपको मतलब प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस देना, बस आपको पब्लिश्ड लिटरेचर जो है वो रिक्वायर्ड है। मतलब यहाँ पे ये बताया है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आरोग्यवर्धनी वटी आप बना रहे हो, तो आरोग्यवर्धनी वटी की इंग्रेडिएंट्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, इंडिकेशन की जो जो आरोग्यवर्धनी वटी बताई है कि इन इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू बुक है। तो उसमें आपको सेफ्टी स्टडी नहीं देनी कि मतलब ये सेफ है या नहीं है, प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस नहीं देना कि ये इफेक्टिव है भी या नहीं है, बस उसमें आपको लिटरेचर जो है वो पब्लिश कर, मतलब लिटरेचर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर है वो आपको उसका रेफरेंस प्रोवाइड करना है। अगर आप कोई डोजेज फॉर्म में चेंजेस करते हो, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी है, उसकी डोजेज फॉर्म क्या है, गुटिका है ना, वटी है वो, अगर आप उसको वटी ना बना के कोई चूर्ण बना रहे हो या उसको आप कोई सिरप बना रहे हो, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स आपके एज पर द टेक्स्ट है, इंडिकेशन आपके एज पर द टेक्स्ट है, तो आपको सेफ्टी स्टडी नहीं देनी, बस आपको प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस भी दे देना और लिटरेचर वही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि जो भी आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके अगर आप डोजेज फॉर्म भी चेंज करते हो तो भी आपको ना तो सेफ्टी स्टडी देनी है और ना ही प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस देना है। फिर आता है अगर आप कोई न्यू इंडिकेशन दे रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आरोग्यवर्धन वटी है, आप कुछ नया ही बता रहे हो कि वो डायबिटीज में यूज हो रही है, तो उस केस में आपको प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस जो है वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात करेंगे, तो अगर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, इंग्रेडिएंट्स एज पर द टेक्स्ट है, इंडिकेशन मतलब जैसे आपके मतलब उसके अकॉर्डिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग ही उसका इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं वो बुक में मेंशन है कि अगर आप पुनर्नवा यूज कर रहे हो तो पुनर्नवा का कहीं ना कहीं कुछ यूज मेंशन है और उसी में आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको सेफ्टी स्टडी जो है वो नहीं देनी। प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस आपको देना है पायलट स्टडी, छोटी सी स्टडी आपको देनी है कि वो एक्चुअल में इफेक्टिव भी है या नहीं है। उसके बाद आता है आसू ड्रग्स विद एनी इंग्रेडिएंट ऑफ शेड्यूल 3.1। अब अगर 3.1 का अगर आप शेड्यूल दे रहे हो तो उसके अंदर आपको सेफ्टी स्टडी जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बस आपको ये समझ आता है कि सेफ्टी स्टडी सिर्फ आपको तब देनी है जब आपकी दवाई के अंदर शेड्यूल 3.1 की कोई ड्रग है। शेड्यूल 3.1 में हमारे जितने भी विष वाली चीजें होते हैं ना, विष द्रव्य, वो आते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद 158C रूल में बताया है फॉर्म ऑफ फ्री सेल सर्टिफिकेट एंड नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 159 में कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बताया, एंड रूल 160 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया। तो इसके साथ ही आपका पार्ट 16 जो है वो खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टू 16। उसके बाद पार्ट 16A में क्या आता है, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑन आसू ड्रग्स एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चर ऑन बिहाफ ऑफ लाइसेंसीज फॉर मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आसू ड्रग्स। कि जैसा हमने देखा था ना कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन या तो आप खुद अपनी फैक्ट्री में बना सकते हो या फिर आप किसी अदर लाइसेंस जो आपकी लैबोरेटरी होती है उसमें भी आप क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन अपना करा सकते हो। तो यहाँ पे वो सब बताया है कि कैसे उसका अप्रूवल मिलेगा। उसके लिए एप्लीकेशन आपको फॉर्म 47 पे डालना है और फॉर्म 48 पे वो ग्रांट होएगा। ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल 3 साल है। फिर 160D पे कंडीशंस बताई है।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिन्यूअल आपको फॉर्म 49 पे रिन्यू होएगा और फॉर्म 40 पे उसको अप्लाई करना है। तो फॉर्म 40 पे अप्लाई करना है एंड रिन्यूअल इशू आपका 49 पे हो रहा है और नॉर्मल आपका जो अप्रूवल है वो 47 पे मिल रहा है। फिर हम मूव करते हैं पार्ट 17 पे। पार्ट 17 आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लिमिट ऑफ एल्कोहल एंड आंसू ड्रग्स बताई है। इसमें रूल नंबर 161 में बताया है कि 161 ए में बताया है लिस्ट ऑफ ऑल ट्रू इंग्रेडिएंट्स अलोंग विद बोटानिकल नेम्स एंड फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मतलब इसमें लेबल में क्या क्या देना है। सबसे पहला, जितना भी इंग्रेडिएंट्स आपने यूज करा है, अगर आपने कोई प्लांट्स यूज करे हैं तो उसका बोटानिकल नेम भी आपको मेंशन करना है और कौन सा पार्ट आपने यूज करा है वो सब मेंशन करना है। और अगर लिस्ट ज्यादा बड़ी है और वो पीछे लेबल पे नहीं आ रही है तो आपको एक लीफलेट, एक आता है ना पेज अटैच, मतलब उसमें फोल्डेड आता है डिब्बे में, तो वैसे आपको रखना है। सेकेंड है, इफ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स ड्रग्स मेंशन अंडर शेड्यूल E1। हमने देखा था ना E1 में विष द्रव्य हमारे होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस, तो उसमें कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन मेंशन होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। फिर है, नेम ऑफ ड्रग शैल बी सेम एज मेंशन इन अथॉरिटेटिव बुक्स इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एक्ट। वेट, मेजर और नंबर एज द केस में भी, ये सब हमें मेंशन करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर मेजर करना, मेंशन करना है। नंबर ऑफ लाइसेंस अंडर विच ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड लाइसेंस नंबर ये मेंशन करना है। बैच नंबर, लॉट नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर एक्सटर्नल यूज के लिए है तो उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और फिजिशियंस सैंपल नॉट टू बी सोल्ड, अगर जो हमारा ड्रग है वो मतलब सेल के लिए नहीं है तो उस पर मेंशन होना चाहिए। फिर प्रेपरेशन आसफ हाई, अगर हमारे जो कोई वो मेडिसिन है जिनके अंदर एल्कोहल हम यूज कर रहे हैं एज अ बेस, फॉर एग्जाम्पल कर्पूर आसफ, अहिफेन आसफ और मरगमद आसफ, तो इनके अंदर एल्कोहल हम एज अ बेस यूज कर रहे हैं तो उसमें पैकेजिंग साइज हम छोटी रखते हैं ताकि उनका मिस यूज ना हो। तो इनका पैकिंग साइज हमारा मैक्सिमम 15 ml ही आता है। और दूसरा, कोई सेल्फ जनरेटेड हमारी प्रिपरेशंस है जैसे मृत संजीवनी सुरा और महाद्राक्षा सुरा, जिनमें 16% एल्कोहल होती है, तो उनकी पैकेजिंग साइज भी 30 ml और 120 ml ही हम रखते हैं। उसके बाद रूल 161 पे आता है। 161 ए में एग्जेम्पशंस इन लेबलिंग एंड पैकिंग प्रोविजंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आंसू ड्रग्स। आंसू ड्रग को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो नेम होना चाहिए, एड्रेस, मैन्युफैक्चर और ये सब नंबर होना चाहिए लाइसेंस का, बैच नंबर, लॉट नंबर, बेस्ट फॉर यूज बिफोर, शेल्फ लाइफ वगैरह ये सब मेंशन होने चाहिए और फॉर एक्सपोर्ट भी उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर रूल 161 बी पे शेल्फ लाइफ आता है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 161 बी के फर्स्ट पे आयुर्वेदा है, सेकंड में सिद्धा और थर्ड में उनानी मेडिसिन के शेल्फ लाइफ के बारे में बताया है। नाउ वील मूव टू पार्ट 18। पार्ट 18 में गवर्नमेंट एनालिस्ट और हमारा इंस्पेक्टर्स फॉर आंसू ड्रग्स के बारे में बताया है। जो हमने ड्रग इंस्पेक्टर ऊपर कवर किया था वही सब है इसमें। 162 में बताया है ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर स्पेशली ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ आंसू ड्रग्स। 2 साल में उसको मिनिमम 2 साल में एक बार, मतलब मिनिमम साल में 2 बार तो उसको इंस्पेक्ट करना ही चाहिए और उसको पूरा जो भी सैंपल्स वगैरह है वो सेंड करने हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, आंसू क्वालिफिकेशन एज पर शेड्यूल 2 होनी चाहिए, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। फिर रूल नंबर 163 में बताया प्रोसीजर फॉर डिस्पैच ऑफ सैंपल टू गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड इट्स रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट, कि कैसे उस सैंपल को हम गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजेंगे जो पूरा उसको एनालाइज करके फिर रिपोर्ट हमें भेजेगा। तो एक पूरा मेमोरेंडम, एक हमारा बिल काइंड ऑफ होता है जो फॉर्म 18A में हम डाल के रखते हैं उसमें। उसके बाद आता है हमारा फार्माकोपियल लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन टू फंक्शन एज सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ आंसू ड्रग्स। मेनली 163A में हमारा क्या बताया है कि जो भी हमारी लेबोरेटरीज होती है, जैसे जो हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, तो उनमें क्या क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं। पहला है कि जो गाजियाबाद वाली है लेबोरेटरी, वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की तरह एक्ट करती है और मतलब जितना भी हमें वो सारी चीज़ें, रेफरेंस म्यूजियम उसमें होता है ताकि सैम्पल्स वगैरह का हम सब देख पाए। एंड टू रन अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन आंसू सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। फिर 163 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 163 ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट गो थ्रू। फिर पार्ट नंबर हमारा लास्ट आता है 19, विच स्टैंडर्ड्स ऑफ आंसू ड्रग्स। तो 168 में हमारा बताया है स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड
विद इन मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आसो ड्रग्स। पहला है आसोफर अरेस्ट। आसोफर अरेस्ट में मैक्सिमम हमारी 12% एल्कोहल होती है। 16% की हमने एग्जाम्पल पढ़े थे मृत संजीवनी और हमारा मृत संजीवनी। और दूसरा हमारा क्या एग्जाम्पल था, महाद्राक्षासफ। तो इनका पैकेजिंग साइज हम नॉर्मल रखते हैं 30 ml और 120 ml। बाकी जो हमारे जितने भी आसोफर अरेस्ट होते हैं उनका जो अल्कोहल है वो 12% होती है मैक्सिमम। उसके बाद 169 में परमिटेड एक्सिपिएंट्स बताएं कि कौन कौन से एडिटिव्स, कौन कौन से हमारे प्रिजर्वेटिव्स, कौन कौन से फ्लेवरिंग एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, ये सारे परमिटेड है, मतलब जो हम यूज कर सकते हैं। वो कहाँ बताएं, रूल नंबर 169 पे। तो इसके साथ ही आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो है वो भी खत्म होता है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स FSSAI। FSSAI और FDA इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट FSSAI पे जनरली शॉर्ट नोट जो है वो आने के चांसेस रहते हैं। FSSAI की फुल फॉर्म इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 सितंबर 2008 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, which consolidates various acts and order that were related to food products। तो जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड रूल्स थे, एक्ट्स थे, उसके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में उसके अंडर ही हमारा FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2008 में। क्रिएटेड फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर लिस्ट ऑफ एक्ट्स एंड ऑर्डर्स विच वर इंटीग्रेटेड इनटू FSSAI। तो हमारा जो FSSAI फसाई जो हमारा होता है वो सिर्फ एक एक्ट नहीं है, वो एक बकेट होती है बहुत सारे एक्ट्स की। उसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे रूल्स जो है वो इंटीग्रेट करे गए। कौन कौन से, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील्स, ये सारे हमारे जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर है, ये सारे का बकेट होता है हमारा फसाई। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है। एक चेयरपर्सन होते हैं और 22 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद करंट चेयरपर्सन मिस पुण्या सिलाइला श्रीवास्तव है, ये आपको इतना सच याद नहीं करना है। फिर उसके ऑफिसेस, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, बाकी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी, ये रीजन वाइज उसके रीजनल ऑफिसेस होते हैं। एम की बात करेंगे तो ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स और आर्टिकल्स फॉर फूड, टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड, टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी, ये सारे उसके एम्स है। फंक्शंस की बात करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस टू ले डाउन गुड फूड सेफ्टी रेगुलेशन, सारी रेगुलेशंस वो ले डाउन करता है। गाइडलाइंस फॉर लैब टेस्ट, फिर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, contributing to development of international technical standards for food, data collection regarding food consumption, incidence and prevalence of biological risk contaminants in food products। मतलब अगर किसी फूड प्रोडक्ट्स के अराउंड कोई भी डिजीज वगैरह हो रहे हैं तो उन पे इंसिडेंस क्या है, प्रेवलेंस क्या है। अब इंसिडेंस और प्रेवलेंस आई डोंट थिंक मेरे को फिर से बताने की जरूरत है, वो ऑलरेडी हमने स्वस्थ में कवर कर लिया है कि इंसिडेंस में क्या होता है और प्रेवलेंस में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली जो जो डिजीज़ है उसके अराउंड कितने न्यू केसेस आ रहे हैं, कितने पुरानी केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, वो सब कैलकुलेट करना, प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, ये सब फसाई के फंक्शंस और पावर्स है। फिर फसाई हैज़ नोटिफाइड नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कितने कैलिब्रेटर्स है, ये हमें याद नहीं रखना है। मेन लाइसेंस, इसके 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं, पहला बेसिक, फिर स्टेट लाइसेंस और फिर सेंट्रल लाइसेंस। बेसिक लाइसेंस तब होता है जब आपका टर्नओवर लेस देन 12 लाख हो। स्टेट लाइसेंस तब होता है जब 12 से 20 करोड़, 12 लाख से 20 करोड़ का टर्नओवर हो, और अगर 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपका सेंट्रल लाइसेंस बनता है। और लाइसेंस बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का आपका बिजनेस है, आपकी लोकेशन कहाँ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद FDA की बात करते हैं, दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइमरी हमारी एक US फेडरल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ, evaluates and approves new human veterinary drugs, biologics and medical devices before they can be legally marketed or sold। मतलब जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, जो भी हमारे जितने भी हमारे मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको ये असेस करता है। रेगुलेट्स ऑल फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, इंश्योर्स प्रॉपर product labeling and it sets standards for sanitary manufacturing and defect levels, monitors products already
in market and has legal authority to mandate recalls if product is claimed to be unsafe. मतलब अगर कोई if it is deemed to unsafe, अगर कोई प्रोडक्ट अनसेफ है तो उसका प्रॉपर पूरा रिकॉल भी इसके अंडर आता है एफडीए में। एफडीए क्या है हमारा? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फूड और ड्रग दोनों को एडमिनिस्टर करता है, बेसिकली उसके क्वालिटी कंट्रोल्स चेक करता है, वो फ्री ऑफ कंटामिनेशन वगैरह जितने भी टेस्ट हमारे होते हैं वो। एफडीए डज नॉट रिकॉग्नाइज, अब यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो एफडीए है वो आंसू ड्रग्स को ड्रग्स नहीं कंसिडर करते हैं। these are legally classified and regulated as dietary supplements। तो बस यही चीज़ है जो आपसे वाइवा से पूछी जा सकती है। बाकी एफडीए इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फसाई इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, एंड जीएमपी और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स तो इम्पॉर्टेंट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर and notes of this lecture and compiled paper 1 Rashastri notes. Both are available in the pinned comment and in the description box. You can check them out. Keep revising and stay tuned for all the upcoming videos. Okay, thank you.